जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थीम 5 ऑफ द न्यू बुक्स एंड थीम 7 ऑफ द ओल्ड बुक्स, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द हिस्ट्री। मीन्स हमने हिस्ट्री का चैप्टर 5 या 7 हम स्टार्ट करेंगे, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इस चैप्टर में मेनली हम स्टडी करेंगे अबाउट द चेंजेस ऑफ द कल्चर्स इन इटली एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द यूरोप. So before starting the chapter, I would like to thank my history educator, Dr. Sunita Bhadoria, for praising me to make this video and to tell you about this chapter in detail. So let us start with the chapter. तो चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं चेंजेस जो आए थे यूरोप में फ्रॉम द 4th to the 7th सेंचुरी. मीन्स 4th से 7th सेंचुरी में जो चेंजेस आए थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था जो कल्चर था, कल्चरल ट्रेडिशन था यूरोप का. और जो 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियंस ने उसे डिस्क्राइब किया था एज अ रेजिनेंस टू डिस्क्राइब द फिनोमिना. रेनिसेंस जिसे एक चेंज कहते हैं कल्चरल ट्रेडिशंस में और इस पीरियड में जो चेंजेस आए थे. ओके, तो रेनिसेंस का मीनिंग होता है रीबर्थ. मीन्स लिटरल मीनिंग उसका होता है रीबर्थ. कैसे? उसका जन्म हुआ दोबारा से. तो जो फ्रेंच वर्ड है वॉज यूज बाय स्विस स्कॉलर जैकोब बुर्चकार्ट इन 1860. और 4th to 7th सेंचुरी में एक न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर आया था, ह्यूमनिस्ट कल्चर आया था जिसने पॉपुलराइज किया था आइडिया कि मैन एक इंडिविजुअल होता है. जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो क्या थी? वो सेंटर्स थी लीगल स्टडीज़ का. आज लीगल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट है. लीगल स्टडीज़ में मेनली हम बात करते हैं द ह्यूमनिस्ट कल्चर दैट स्टडीज़ मैन इज़ एन इंडिविजुअल. मीन्स एक आदमी इज़ एन इंडिविजुअल. इसमें मैंने आपको दिखाया है होली रोमन एम्पायर, जो 5 मेन सिटीज़ हैं इटली की जहाँ से चेंजेस आए थे. रेनिसेंस मीन रिवाइवल ऑफ एंशियंट. मीन्स जो ग्रीक और लैटिन कल्चर था जो ख़त्म हो गया था उससे दोबारा स्टार्ट करना. और ये पहले स्टार्ट हुआ था इटली में, उसके बाद रोम में फैला. रोम इटली की कैपिटल है. उसके बाद वेनिस में फैला, उसके बाद फ्लोरेंस में फैला. तो जो टर्म रेनिसेंस मैन है इसे हम यूज़ करते हैं तो एक पर्सन को डिस्क्राइब करने पे जिसकी कई सारे इंटरेस्ट होते हैं, स्किल्स होती हैं. बिकॉज मैनी ऑफ द इंडिविजुअल वेल नोन एट दिस टाइम वर पीपल ऑफ मैनी पार्ट्स. मीन्स कई सारे लोग जाने जाते थे. जो स्कॉलर्स हुआ करते थे डिप्लोमैट्स. डिप्लोमैट्स का मीनिंग होता है ऐसे लोग जो हर एक स्टेप देख देख के रखते हैं कि उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है. मीन्स हर एक स्टेप देख देख के ही रखते हैं. थियोलॉजियंस, आर्टिस्ट कंबाइंड इन वन. मीन्स एक ही में. जो रेनिसेंस है अराउंड द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी. मीन्स अराउंड मीन्स उसने क्या की थी, एक स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी भेज दी थी सारे लोगों के अंदर. और उसने क्या किया था, मेन अटैक किया था जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशंस है सोसाइटी में, रिचुअल्स हैं प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी जो सोसाइटी में है. सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे डीपली अफेक्टेड बाय. मीन्स जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस थे दे वर डीपली अफेक्टेड बाय रेनिसेंस. ओके, तो रेनिसेंस के क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या कारण थे? पहला था कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट. तो क्या होता है कि जो वाइज़ेक्युम एम्पायर था उसमें ट्रेड बढ़ती जा रही थी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ. और जो इटालियन कोस्ट थी, आपको देखो इटली वॉज सराउंडेड बाय 3 साइड्स वाटर, इसे पेनिनसुला कहते हैं. तो ये जो क्या था, बाइजेंटाइन जो एम्पायर था वो ट्रेड करता था इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ. और जो पोर्ट्स थे इटालियन वो उस समय पे रिवाइव्ड हो रहे थे. 12th सेंचुरी के बाद जो मंगोल्स थे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दी चाइना के साथ सिल्क रूट के थ्रू. और सिल्क रूट का एक मेन जगह इटली में भी आती है. और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड इंक्रीज हो रही थी. जो इटालियन टाउन्स थे उन्होंने एक सेंट्रल रोल प्ले किया था. याद रखना, इटालियन टाउन प्लेड अ सेंट्रल रोल. दे नो लॉन्गर सो देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ बट एज एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट. मीन्स वो अपने आप को किसी भी पावरफुल एम्पायर का पार्ट नहीं समझ रहे थे, वो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट समझ रहे थे. ओके, अब क्या होता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता है, उस पर कब्जा कर लेते हैं ऑटोमन तुर्क्स.
तो 1453 में क्या होता है कि जो ऑटोमन तुर्क्स हैं वो डिफीट करते हैं बायजेंटियन रूलर को ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल हमने पढ़ा था कि रोम दो में डिवाइड होता है, उसमें से एक का कैपिटल होता है रोमन एम्पायर जो डिवाइड हो उसका एक कैपिटल होता है कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो वाइजियन रूलर था वो रूलर था कॉन्स्टेंटिनोपल का, उसे हरा देते हैं ऑटोमन तुर्क्स। और लेट 4th सेंचुरी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, मीन्स जो इतनी बड़ी ट्रेड चल रही थी वो डिक्लाइन होने लगती है, एंड देन बिकेम डिफिकल्ट, और जो डिफिकल्ट हो जाता है तुर्क्स के लिए कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। जो इटालियंस थे उन्होंने मैनेज कर लिया अपना बिजनेस तुर्क्स के साथ, बट वर नाउ रिक्वायर्ड टू पे, मीन्स उन्हें हाई टैक्स देना पड़ रहा था, दे हैव टू पे द हाई टैक्सेस। जो पॉसिबिलिटी बहुत सारे पीपल कुड बी ब्रॉट इन फोल्ड्स एंड क्रिश्चियनिटी मेड मेनी डिवोट्स क्रिश्चियन यूरोपियन रेडी टू फेस एडवेंचर्स, मीन्स क्रिश्चियनिज्म आ रहा था इन मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप। और क्रूसेड्स मीन्स मिलिट्री एक्सपेडिशन जिसे कहते हैं, क्रूसेड्स अगेंस्ट तुर्क, मीन्स तुर्क और रिलीजियस वॉर्स हो रही थी बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द इस्लामिक पीपल्स, और यू कैन से मुस्लिम्स के बीच में और तुर्क्स के बीच में, याद रखना मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड तुर्क्स के बीच में मिलिट्री एक्सपेडिशंस वॉर्स हो रही थी। फ्यूडलिज्म जो सिस्टम था क्लर्जी नोबैलिटी और पीजेंट्री का, उसमें डिक्लाइन आता है। सिक्स सेंचुरी के बाद जो फ्यूडलिज्म है वो डिक्लाइन होने लगता है और एक न्यू ऑर्डर आ जाता है सोसाइटी में, मीन्स न्यू फॉर्म्स डेवलप होने लगते हैं कि कैसे एक सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए इन द यूरोपियन कंट्रीज, और न्यू टाउन्स एंड ट्रेड आते हैं। देखिए जो एक्सपेंशन हो रहा था एग्रीकल्चर में, जो एक्सपेंशन हो रहा था, तीन रिलेटेड पार्ट्स थे, पॉपुलेशन ट्रेड एंड टाउन। देखिए जो एक्सपेंशन हो रहा था एग्रीकल्चर में वॉज कंबाइंड, मीन्स एक इंटर रिलेटेड थे बिटवीन विद द पॉपुलेशन ट्रेड एंड टाउन। और 14th to the end of 17th century towns were growing in many countries of the, देखो अब क्या होता है कि टाउन्स डेवलप होने लगे थे कई सारे पार्ट्स यूरोप में, और जो डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर था वो डेवलप हुआ था। जो टाउन जैसे पर्टिकुलरली फ्लोरेंस था, वेनिस था एंड रोम था, बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट, मीन्स वो सेंटर ऑफ आर्ट बन रहे थे, लर्निंग। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वेनिस बिकेम अनदर वॉज गियोना, मीन्स वेनिस तो एक मोस्ट वाइब्रेंट सिटी था, मोस्ट डेवलप्ड सिटी था, और गियोना उसके बाद था। एक न्यू मिडिल क्लास डेवलप होती है, तो जब डाउनफॉल हुआ फ्यूडलिज्म का, एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होती है, मेनली कंप्राइज ऑफ टाउनशिप पीपल्स, मीन्स जो लोग टाउन्स में काम करते हैं। दे बिगिन टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज मोर सिविलाइज्ड देन रूरल पीपल, मीन्स वो अपने आप को मोर सिविलाइज्ड, ज़्यादा वो सफल समझते थे रूरल पीपल से। नेशंस का राइज होने लगा, कई सारे नेशंस अपने आप को इंडिपेंडेंट इमर्ज होने लगे, जिसकी वजह से लिबरल सोसाइटीज़ बनने लगी विच वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम्स। और जो किंग्स थे वो अब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थे, जो नेशन स्टेट का आइडिया था वो हमें देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ रिफॉर्मेशन, कई सारे चेंजेस आ रहे थे। अब उस इफेक्ट क्या था रेनेसेंस का, तो बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज मीन्स एक ह्यूमैनिज्म क्या था, एक मूवमेंट था जो इटली में स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में। रेनेसेंस आया था 14th to 17th सेंचुरी में, और इसमें क्या हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो मेन सेंटर्स थी लीगल स्टडीज़ का। फ्रांसिस्को पीटर्च इज नोन एज अ फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसिस्को पीटर्च इज नोन एज अ फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। उन्होंने क्या कहा था, ही सजेस्टेड अ शिफ्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ लॉ टू द एंशिएंट रोमन कल्चर, मीन्स उन्होंने कहा था कि कैसे हम स्टडी करें लॉ की टू द एंशिएंट रोमन कल्चर एंड टेक्स्ट। जो वर्ड ह्यूमैनिज्म है वो फर्स्ट यूज़ किया था लॉयर एंड एसेइस्ट सिसिको ने। ह्यूमैनिस्ट जो था दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन, वो रीस्टोर कर रहे थे, दोबारा ला रहे थे ट्रू सिविलाइजेशन। जो पीरियड था मीन्स कई सारी सेंचुरीज से जो डार्कनेस चल रही थी उसे हटाने वापस जो सिविलाइजेशन ला रहे थे वो थे ह्यूमैनिज्म। They believed that the dark age has set up in the first collapse of, जैसे ही रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ उन्हें लगा था कि डार्क पीरियड शुरू हो गया। जो पीरियड था 5th to 14th सेंचुरी वॉज द मिडिल एज, और 15th सेंचुरी के बाद याद रखना 15th सेंचुरी से मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब ह्यूमैनिस्ट आर्ट क्या होता है, तो 15th सेंचुरी में जो फ्लोरोसेंस था रिकॉग्नाइज्ड इट्स फॉर प्रोमिनेंट रीजन्स मैन,
जो डेनेट एलिगरी थे एक एमिनेंट पोएट थे एंड फिलोसोफर थे इटली के, जिन्होंने रिलीजियस थीम्स को प्रमोट किया और उन्हें अपनी क्लासिक बुक द डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है, द डिवाइन कॉमेडी। और जो गियोटो थे एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंट किया था लाइफ लाइक पोर्ट्रेट, जिन्हें हम मीन्स ऐसा जो असलियत में हमें दिख रहे थे, मीन्स हमें ऐसा लग रहा था कि वो रियली ही आ गए हमारे सामने, लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर्स, मीन्स जो स्टिफ फिगर्स बनाए जा रहे थे उनसे बिल्कुल अलग। फ्रॉम देन इट इज़ डेवलप्ड एज द मोस्ट exciting intellectual city in Italy as the center of artistic creativity। means अब क्या होता है कि इटली जो होता है वो एक इंटेलेक्चुअल सिटी की तरह डेवलप हो जाता है, इंटेलेक्चुअल कंट्री की इंटेलेक्चुअल मतलब जिसे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होती है, क्योंकि वो सेंटर बन जाता है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का। अब जो ह्यूमैनिस्टिक लिटरेचर है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, वी ऑल बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इज़ द बेस्ट स्ट्रीम एवर। तो अर्ली 15th सेंचुरी में जो टर्म ह्यूमैनिस्ट है उसे यूज़ किया था मास्टर जिन्होंने ग्रामर पढ़ाया था, रियोटिक पढ़ाया था, पोइट्री पढ़ाई थी, हिस्ट्री पढ़ाया था और मोरल फिलोसफी पढ़ाते थे। जो लैटिन वर्ड था ह्यूमैनिटियस, फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज इज डिराइव, जिससे मतलब जो वर्ड था ह्यूमैनिटियस उससे ह्यूमैनिटीज डिराइव हुई है और उसे हम डिस्क्राइब करते हैं एज द कल्चर। और जो ये सब्जेक्ट्स हैं, द सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द कनेक्टेड विद रिलीजियस, मीन्स उन्हें किसी भी रिलीजन के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, वो इन्फोसाइज करते हैं ऑन द स्किल्स, दे इन्फोसाइज ऑन द स्किल्स डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स। जो गियोवानी बोकोरियो थे वॉज अ ग्रेट राइटर, जो ह्यूमैनिस्ट के ग्रेट राइटर थे जिन्होंने लिखी थी डेकामेरॉन। जो यूनिवर्सिटीज़ थी पॉडुआ की, बोलोंगा की, है सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज़, वो सेंटर्स बन गई थी लीगल स्टडीज़ का, पैडुआ और बोलोंगना। जो ह्यूमैनिस्ट थी वो जो ह्यूमैनिस्ट थिंकिंग थी वो रीच हो गई थी कई सारे वेराइटी ऑफ पीपल्स में थ्रू इन curriculum in universities continue to be dominated by law, medicine, theology. The humanist subjects slowly begin to introduce in schools. Means humanities जो subjects है वो colleges में इतने फैल नहीं पाए जितना schools में फैला। Not just in Italy, वो इटली में ही नहीं फैला, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी ये फैला था। यहाँ पर आपको पीरियडाइजेशन बताया जा रहा है ह्यूमैनिस्ट ने और लेटर स्कॉलर्स ने जो बताया था। 5th से 14th सेंचुरी चला था मिडिल एज, 5th से 9th सेंचुरी जो चला था, क्योंकि 4th से 7th सेंचुरी रोमन एम्पायर ब्रेक डाउन होने लगा था। उसके बाद क्या होता है कि डार्क एज शुरू हो जाती है, अर्ली मिडिल एज, देन लेट मिडिल एज। उसके बाद 15th सेंचुरी से, याद रखना 11th से 14th लेट मिडिल एज चला, 15th सेंचुरी से मॉडर्न एज आ जाता है। आपको पता है जॉन ग्यूटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी 1445 में, जो इटली के थे उन्होंने, और जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी उसे सेटअप किया था कैक्सटन ने 1477 में यूरोप में। जो इन्वेंशन थी प्रिंटिंग प्रेस जो इन्वेंट हो रही थी उसकी वजह से कई सारी वॉल्यूमिनस बुक्स लिखी जा रही थी, जिसकी वजह से जो एजुकेशन था, जो हमें बेसिक राइट्स नहीं पता थे, वो हमें धीरे धीरे बुक्स के थ्रू पता लगने लगे। जो अरब्स थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था। तो 14th सेंचुरी में जो अरब्स थे उन्होंने एशियन ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। दे कॉल्ड प्लेटो एज एफ्लुएंट या एंड एरिस्टो इन अराबिक। नोटेड मुस्लिम राइटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम सीना एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीक में लिखा अमंगल्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, मीन्स उन्होंने मेनली एस्ट्रोनॉमी पे फोकस किया। जो मुस्लिम राइटर्स थे दे वर रिगार्डेड एज द मैन ऑफ विजडम, मीन्स उन्हें हम मैन ऑफ विजडम कहा करते थे। इटालियन वर्ल्ड में हम उन्हें मैन ऑफ विजडम कहा करते थे मुस्लिम राइटर्स को। अब वुमेंस की क्या एस्पायरेशंस थी, जो आइडियल इंडिविजुअलिटी थी, जो सिटीजनशिप थी, उनसे वुमेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था। मैन जो थे वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में डोमिनेटेड थे, पब्लिक लाइफ में डोमिनेटेड थे, वो डिसीजन मेकर्स हुआ करते थे, बट वुमेन हैड नो राइट, बट दे वर मोर क्रिएटिव, दे वर मोर सेंसिटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन। जो ह्यूमैनिटी की एजुकेशन है उससे वो बहुत प्रभावित थी और वो बहुत सेंसिटिव भी थी। जो वुमेन्स की राइटिंग है उन्होंने रिवील किया कन्विक्शन दैट दे शुड have economic power, property, and they should also have new identity.
अब रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था वो मार्टिन ल्यूथर ने लाया था और उन्होंने 95 थीसिस लिखी थी। उन्होंने चर्च को क्या किया था, उन्होंने चर्च के खिलाफ बहुत सारे टेक्सेस लिखे थे।